हेलो एवरीवन, सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद। आज है जो कि हमारी पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास है और कल की क्लास में हम देख रहे थे आर्टिकल 15 तक हमने देख लिया था। आज हमारा नेक्स्ट वाला आर्टिकल 16 की बात करेंगे। पहले उससे पहले देख लेते हैं आर्टिकल हमने, अगर हम फटाफट से मौलिक अधिकारों की बात करें तो आर्टिकल 12 में हमने देखा था राज्य की परिभाषा। देखे एक बार मोटा मोटी तौर पे देख लेते हैं। आर्टिकल 12 में हमने राज्य की परिभाषा देखी थी। उसमें कौन कौन से क्षेत्र है जो कि शामिल थे। संघ की बात करें तो संसद और कार्यपालिका। राज्य की बात करें तो राज्य में विधायिका या कार्यपालिका। और हमने देखा था और कौन कौन से क्षेत्र है, जैसे कि पंचायती राज संस्था है, सार्वजनिक उपक्रम है, वो भी शामिल होते हैं। राज्य द्वारा पोषित संस्था है, प्राइवेट संस्था है, वो भी इसके अंदर शामिल है। फिर हम बात कर रहे थे आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 13 बात यह कहता है कि हमारे मूल अधिकारों को हनन करने वाली संविधान से पहले अगर कोई विधि बनी हो उसको शून्य साबित कर दिया जाएगा। संविधान के बाद में भी अगर कोई ऐसी विधि बनी हो तो उसको भी है जो कि शून्य घोषित कर दिया जाएगा। फिर हमने देखा था अनाच्छादन का सिद्धांत देखा था कि मान लो कि कोई भी विधि या बनाई गई है उसमें कोई एक पार्ट जो मौलिक अधिकार को हनन करता है, बस उसको शून्य घोषित कर दो, उस पर रोक लगा दो, बाकी को सारे पूरे पार्ट को है लागू कर दो। वो जिसको हमने बंद किया है उसको भविष्य में इसका संशोधन करके फिर लागू कर देंगे। फिर हमने देखा था पृथक्करण का सिद्धांत। उसमें भी यही बात कही गई है कि भाई मौलिक अधिकारों को हनन करने वाली विधि को शून्य घोषित कर दो। आर्टिकल 14 में हमने देखा था विधि के समक्ष जो कि विधि के समक्ष समांतर और विधि के सम्यक प्रक्रिया, इन दोनों में हमने अंतर है वो स्पष्ट किया था। आर्टिकल 15 में देखा था कि जाति, मूल, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी व्यक्ति है वो भेदभाव नहीं करेगा। पहले में आर्टिकल 15 के 1 में देखा था कि राज्य इन आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। 15 के दूसरे में देखा था कि सार्वजनिक स्थानों पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, जैसे कि मंदिर, बावड़ी, कुएं, तालाब, इनमें भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 30 में हमने देखा था कि महिला व बच्चों के साथ कुछ विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए। चौथे में देखा था कि वो कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग को है जो कि शिक्षण व संस्थाओं के मामले में कुछ विशेष प्रावधान है वो दिए जाना चाहिए। और आर्टिकल है जो कि आगे वाले में हमने ये देखा था कि इसके बाद में हमने देखा था कि अल्पसंख्यक वर्ग है SC ST, यहाँ पे तो देना चाहिए शिक्षा के पदों पर कुछ संरक्षण, और यहाँ पे कहा गया कि शिक्षण संस्थाओं में कुछ संरक्षण है वो देना चाहिए। और इसमें है छठे वाले में कहा गया कि भाई अल्पसंख्यक वर्ग को है कुछ विशेष अधिकार है वो दिया जाना चाहिए। 103वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया था। आगे हम देखते हैं आर्टिकल 16 की बात करते हैं। आर्टिकल 16 की बात करूं उससे पहले भाई मैं मेरा थोड़ा सा सामान्य परिचय दे दूं। मेरा नाम है जो कि आरती गोस्वामी है। मैं राजस्थान के चूरू जिले के सरदार शहर तहसील से हूँ। और मैंने है जो कि मेरी है ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो गई है और मैं जो कि अब है मास्टर डिग्री है वो कर रही हूँ। तो साथ साथ में मैं है सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ और साथ साथ में जो कि टीचिंग भी कर रही हूँ। तो चलो भाई देखते हैं आगे वाला। ये मैंने आपको बेसिक नॉलेज जो कि मेरा है इंट्रोडक्शन है वो बता दी है। आगे चलते हैं आर्टिकल 16 पे। आर्टिकल 16 इसकी बात करते हैं। आर्टिकल 16 क्या बात करता है अभी मैं आपको थोड़ी देर अभी बता दूं। आर्टिकल 16 में अगर मैं स्पष्ट रूप से बताऊं तो इसमें कहा गया है कि भाई जो कि अल्पसंख्यक वर्ग है उसको नौकरी में कुछ आरक्षण दे दो, बस इतनी सी बात कही गई है। तो थोड़ा हम देखें कि भाई लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता, अवसर की समानता की बात की गई है। अब मैं आपको थोड़ी देर बाद में है जो कि आरक्षण के बारे में बताऊंगी कि आरक्षण है वो क्या होता है, लेकिन उससे पहले देख लो कि लोक नियोजन में अवसर की समानता है वो दी जानी चाहिए। ये बात कही गई है 16 के पहले वाले आर्टिकल में, यानी कि 16 का A है या पहला है उसमें कहा गया है कि भाई लोक नियोजन यानी कि नौकरी के आधार पर है जो कि अल्पसंख्यक वर्ग को है कुछ विशेष अधिकार है वो दे दो या समान अवसर है वो जो कि होने चाहिए। आगे हम बात करूं कि 16 के दूसरे में क्या कहा गया है। अब मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगी कि भाई हमने आर्टिकल 15 में 5 चीजें वो देखी थी, कौन कौन सी थी। धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान, इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन 16वें के दूसरे में इनसे 2 शब्द जोड़ दिए। पहले 5 थे फिर इसको 7 कर दिया। कौन कौन से, एक तो भाई वंश आ गया, एक आ गया निवास स्थान, नाम से पता चल रहा है क्या है।
आपके प्रॉब्लम ये आ रही हो कि मूल वंश किसे कहते हैं। वंश तो हो गया, वंश तो समझते हैं, लेकिन मूल वंश नहीं समझे। तो एक बार देख लो कि भाई मूल वंश उसे कहते हैं, जैसे कि मान लो कोई भौगोलिकता क्षेत्र की बात करें, जैसे कि मान लो हम हैं जो कि बिहार के लोगों को कहते हैं बिहारी, हम उससे ये भी नहीं पूछते कि भाई आपके बिहार से कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो, नहीं, हम सीधे कहते हैं बिहारी हो। अब हम साउथ की बात करें तो भाई साउथ में हम ये नहीं देखते जो कि आप कौन से राज्य से हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो, नहीं, हम कहते हैं कि आप साउथ इंडियन हो, यस। तो भाई हम डायरेक्ट है, वो होता है मूल वंश। इनके 500 के जो कि 7 है, उनके आधार पर कोई भी बंदे के साथ है वो भेदभाव है वो नहीं किया जाएगा। बस इतनी सी बात कहता है 16वें का दूसरा। पहला कहता है कि लोक नियोजन में सबको समान अवसर दिए जाने चाहिए, और दूसरे में कहा है धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर है कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। किसमें? लोक नियोजन के मामले में। इसको पूरा लिख लो सेंटेंस को कि भाई आदि के आधार पर है, जो कि लोक नियोजन में आदि के आधार पर लोक नियोजन यानी कि नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं करेगा। लोक नियोजन में भेदभाव नहीं करेगा, ये बात समझो। आगे हम एक बात को देखते हैं। आर्टिकल 16वें का तीसरा क्या कह रहा है? आर्टिकल 16वें का तीसरा क्या कह रहा है? पहले इन दो को समझ लो। पहले में सीधा सीधा कहा गया है लोक नियोजन के मामले में सबको है समान अवसर है या समान है अवसर है वो दिए जाएंगे। दूसरे में कह रहा है धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान और वंश निवास स्थान के आधार पर लोक नियोजन में कोई भी भेदभाव है वो नहीं किया जाएगा। इतनी सी बात कहता है। फिर हम आते हैं कि तीसरे वाले में, ये दो तो आप समझ गए होंगे एकदम अच्छी तरीके से। तीसरा एक बात और कहता है कि भाई आप हैं कोई, मान लो कोई अल्पसंख्यक वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग है, उनका नौकरियों में कोई लेना देना नहीं है, उनका नौकरियों में कुछ पर्याप्त प्रतिनिधि भी नहीं है। जैसे कि मान लो कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि हम बात करें कि भाई अल्पसंख्यक की बात करें तो भाई इनके अल्पसंख्यक में कोई नौकरी का कोई पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं है। मान लो कि बहुत पिछड़े हुए लोग हैं एजुकेशन के मामले में, नौकरी के मामले में, तो भाई इनके लिए कुछ विशेष अधिकार हमें बनाने चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए हमें। अल्पसंख्यक वर्ग जिनका है जो कि लोक नियोजन में कोई प्रतिनिधि नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कुछ विशेष प्रावधान करना चाहिए ताकि इनको भी कुछ नौकरी वगैरह लोक नियोजन में समान अवसर है वो मिल जाए। ये बात कहता है 16वें के तीसरा। फिर हम बात करें, एक काम करते हैं एक साथ ही पहले समझ लेते हैं तीसरा और कौन सी बात कहता है। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो तीसरा ये कहता है कि भाई हम कोई स्थानीय संसद को ये अधिकार है कि कोई स्थानीय क्षेत्र का मान लो, स्थानीय क्षेत्र की नौकरी मान लो, उसमें है कोई उस स्थान का, चलो एक बार मैं आपको समझा दूं। जैसे कि मान लो हमारा राजस्थान है, ये दो, एक काम करो फटाफट से आप उतार लो, दो फटाफट से उतार लो, फिर तीसरे की बात करते हैं। हो गया होगा आपका ये। तीसरे को थोड़ा सा समझ लेते हैं, तीसरा और क्या कहता है। तीसरे की बात करूं, जैसे कि मान लो हमारा राजस्थान है, हमारा मान लो राजस्थान है, राजस्थान में आरपीएससी आरएस का एग्जाम लगता है। आपके अकॉर्डिंग लेना चाहिए क्या कि मान लो कि दूसरे राज्य के, गुजरात के, और जो कि साउथ इंडियन है मान लो तमिल के, वहां के एस्पिरेंट हैं एमपी के, यूपी के, वहां के एस्पिरेंट हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? आपको क्या लगता है? जैसे कि मान लो यूपी वाले राजस्थान में गए, राजस्थान वाले एमपी में चले गए, एमपी वाले गुजरात में चले गए, गुजरात वाले तमिलनाडु में चले गए, तमिलनाडु वाले राजस्थान में चले गए। ऐसा होना चाहिए क्या कि भाई अलग अलग क्षेत्रों के एकदम से कोई भी इनमें भेदभाव तो हो ही ना, बस सबके सब है जो कि किसी भी राज्य में जा सकते हैं। लेकिन भाई संसद ने पहले कहा कि नहीं, संसद ने कहा, यहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अरे भाई आप मान लो कि हरियाणा की एक मान लो, हरियाणा में कह दिया कि हाँ भाई सबके सब है वो दे सकते हैं, सबके सब दे सकते हैं, लेकिन एक हम शर्त रख सकते हैं। क्या? अब हम शर्त रख सकते हैं कि भाई हमारे क्षेत्र का है, हमारे क्षेत्र का वो बंदा होना चाहिए। प्रतिबंध लगा दिया कि हमारे क्षेत्र का होना चाहिए। स्थानीय लोग गए संसद के पास कि भाई ऐसा क्या होता है, ये हरियाणा की एक के लिए की तो देखो सेवाएं हैं नहीं, तो सेवाएं हैं राज्य की नहीं है, तो पूरे संघ की है सेवाएं,
तो भाई हरियाणा को प्रतिबंध तो नहीं लगाना चाहिए। तो भाई ठीक है, इस बात को एक बार इग्नोर करो आप। संसद ने फिर कहा कि भाई आप इस क्षेत्र से इस क्षेत्र में जा रहे हो, इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में जा रहे हो, इसका मतलब आप तो अबोध विचरण कर रहे हो, अबोध विचरण कर रहे हो। इनका हम देखें तो भाई इनका खर्चा तो ज्यादा और परिवार के लिए लेके आता है कम। मान लो कोई रेंट वेंट का और वो खाने पानी का खर्चा तो बैठ रहा है ज्यादा और आप परिवार के लिए लेके आते हो कम। विकास है राज्य का हो ही नहीं रहा। तो भाई सोचो, अगर मान लो कि कोई भी है इसको हम एक राज्य में कर दे तो भाई इसका मतलब हम कर तो देंगे, संसद कहती है हम कर तो देंगे, लेकिन क्या होगा, हमारी संघीय है यूनियनिटी है वो समाप्त होगी। यूनियनिटी क्यों होगी भाई, कि भाई अपने अपने राज्य का है वो अधिकार कर रहे हैं, तो कि भाई राजस्थान वाले सिर्फ राजस्थान में जो कि नौकरी करेंगे, एमपी वाले ही करेंगे, जो कि यूपी वाले अपने अपने एरिया के अपने अपने सेवाएं हैं वो होनी चाहिए। कोई एस्पिरेंट है वो बाहर से नहीं आना चाहिए, कोई नौकरी है वो बाहर से एस्पिरेंट बंदा कोई आना ही नहीं चाहिए। राजस्थान वाले राजस्थान में करो, गुजरात वाले गुजरात में करो, यूपी वाले यूपी में, एमपी वाले एमपी में। तो इसीलिए इससे है जो कि भारत की यूनिटी है वो समाप्त नहीं होगी। यूनिटी संघीय, इसका मतलब राज्य तो अपना अपना अधिकार कर रहे हैं, ऑफकोर्स होगी भाई। तो संसद कहती है कि हम तो ऐसा नहीं करेंगे, आप कोई कर लो। तो भाई मान लो राजस्थान कोई भी स्टेट मान लो, वो कहते हैं कि भाई हम जो कि प्रत्यक्ष रूप से तो मना नहीं कर सकते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तो कर सकते हैं। कैसे? संसद ने कहा भाई प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से तो कर लो। ऐसे क्या कर सकते हैं हम? तो देखो, अगर मान लो कोई पंजाब गए, पंजाब वाले कह दें आ तो भला ही जाओ, पर क्या करनी है आपको, राजस्थानी भाषा आनी चाहिए, आपको 10th में है आपके पास है सॉरी पंजाबी भाषा है वो होनी चाहिए। रोक लगा दी, इनडायरेक्ट तरीके से रोक लगा दी। भाई गुजरात वाले, राजस्थान वाले, यूपी एमपी के क्यों 10वीं में है जो कि पंजाबी भाषा लेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली रोक लगा दी। हरियाणा वाले कह रहे हैं आपको है जो कि 10th में आपके पास हरियाणवी होनी चाहिए। और क्या कह दिया, मान लो कोई और स्टेट ने कह दिया कि आपको, राजस्थान वाले कह दे कि भाई सपोज दैट राजस्थान वाले कह दे कि आपको यहाँ का स्थानीय है वो होना चाहिए, हमें जो कि राज्य जो कि पहले आप उसी राज्य के नागरिक है, उसी क्षेत्र के निवासी है वो होने चाहिए। तो डायरेक्ट तरीके से नहीं लगाई, किसे लगा दी, इनडायरेक्ट तरीके से, कि भाई लो ये हमने इनडायरेक्ट तरीके से। 10th में कौन पंजाबी लेके रही है हमें, जो यूपी वाले, एमपी वाले, गुजरात वाले, राजस्थान वाले क्यों एमपी ले, जो कि ले 10वीं में। तो भाई इन्होंने अपने अपने क्षेत्र का इनडायरेक्ट तरीके से रोक लगा दिया। संसद भी कहता है ऑफकोर्स कर सकते हो, अगर कोई किसी राज्य की स्थानीय नौकरी है तो आप उस पर रोक लगा सकते हो। कैसे? कि भाई ऐसे कह दो कि उस क्षेत्र का है स्थानीय निवासी होना चाहिए, ऑफकोर्स। तो यही है जो कि आर्टिकल 16वें के तीसरे में बात कही गई। 16वें के तीसरे में बात कही है कि संसद को यह अधिकार है कि राज्य की कोई स्थानीय नौकरी है उस पे जो कि निवास होने की बाध्यता है वो लगा सकता है। तो इससे इनडायरेक्ट तरीके से बाहर वाले कोई भी स्टेट है वो एग्जाम नहीं दे सकते। ये एक बात कहता है 16वें का आर्टिकल 3। तो चलो देखो, लिखते हैं हम इसको। चौथे वाला वो कहता है भाई, चौथे वाला वो बात कहता है कि कोई भी है अल्पसंख्यक वर्ग है जिसका नौकरी में लोक नियोजन में पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं है तो वो आ जाओ, उसको कुछ विशेष अधिकार है वो दे दिया जाएगा। तो तीसरी बात ये कहता है कि संसद को ये अधिकार है, संसद को ये अधिकार है कि वह किसी भी स्थानीय नौकरी में वहां का होना, स्थानीय नौकरी में जो कि निवासी होने पर बाध्य कर सकते हैं, निवासी होने पर बाध्य कर सकते हैं। बाध्य कर सकते हैं। बस ये वाला है आर्टिकल हमारा 3। चौथे की बात और कर ले। चौथा और क्या कहता है, फिर मैं आपको थोड़ा सा आरक्षण के बारे में कुछ बताऊंगा। आरक्षण के बारे में कुछ जानकारी करेंगे, जो कि 16वें वाले में मैंने आपको बता दिया कि मान लो कोई पिछड़ा वर्ग है, उसको है कुछ विशेष प्रावधान है, जिसका नौकरी में पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं है, उनको कुछ विशेष अधिकार देना तो बनता है। चलो भाई दे दो। तो इसको भी लिख लेते हैं, हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो चौथा कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग को या पिछड़े वर्ग को जो कि
पिछड़े वर्ग को लोक नियोजन या नौकरी में उनका है जो कि पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं है, प्रतिनिधि नहीं है, तो उनको विशेष अधिकार दिया जाना चाहिए, विशेष अधिकार दिया जाना चाहिए। ये बात कहता है आर्टिकल 14। इसमें एक 5वां भी है, उसकी बात बताऊंगी मैं आपको बाद में, लेकिन पहले उससे पहले मैं आपको एक है छोटा सा टॉपिक आरक्षण वाले की थोड़ी सी बेसिक जानकारी वो बता दी। एक सिविल सर्विस की तैयारी करिए, कुछ बेसिक जानकारी जो कि आरक्षण के बारे में तो आनी चाहिए, तो चलो देख लो इसको, फटाफट से आप लिख लो, एक काम करो फटाफट से इसको उतार लो या स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना चाहो तो। फिर थोड़ी सी बात मैं आपको इसी की बताऊंगी, पहले तो ये लिख लो चौथे वाला, हो गया होगा। अब देखो थोड़ी सी बात करते हैं हम आरक्षण की। आरक्षण की बात बताऊं तो बेसिक जानकारी थोड़ी बहुत देख लेते हैं, ज्यादा नहीं, डिटेल में नहीं जाएंगे। आरक्षण की बात करें तो आरक्षण की बात करें तो आरक्षण होते हैं 3 प्रकार के। 3 प्रकार के कौन कौन से? आर्टिकल 15 में हमने पढ़ा था कि कौन सा पढ़ा था कि भाई जो कि किसी को है नौकरी के आधार पर, ये तो हमने पढ़ लिया, यहाँ पे 16 में पढ़ लिया और वहां पे पढ़ लिया हमने कि किसी भी व्यक्ति के साथ है जो कि शिक्षा के मामले में है, किसी को भी हम जो कि आरक्षण है वो देना चाहिए। शिक्षा संस्था के मामले में हमने देखा था, तो आर्टिकल हो गए भाई हमारे 3 प्रकार के। इसकी बात करें तो भाई एक हो गया शिक्षा का आरक्षण, एक हो गया नौकरी का आरक्षण, एक हो गया राजनीतिक आरक्षण। इसको हम यही नहीं पढ़ेंगे, इसको पॉज कर दो, इसको हम पढ़ेंगे लगभग 330 और 333 यहां पे पढ़ेंगे। इसको एक बार कर दो पॉज, आप यहां पे आ जाओ। ये हमने देखा आर्टिकल 15 में, ये हमने देखा आर्टिकल 16 में। अगर मैं शिक्षा की बात करूं, पहले अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो शिक्षा में अगर मैं आपको 2 पॉइंट दूं, कौन कौन से? एक तो मैं मान लूं कि भाई किसी भी व्यक्ति को एक गुणवत्ता के आधार पर, और एक है जो कि एक गुणवत्ता के आधार पर, एक अवसर के आधार पर, जैसे कि मेरिट, एक हो गया मेरिट वर्सेस अपॉर्चुनिटी। आप मुझे बता सकते हो कि भाई हमें जो कि मेरिट के आधार पर जो कि आरक्षण दे या अपॉर्चुनिटी के आधार पर, अवसर या गुणवत्ता के आधार पर? तो आपका आंसर आएगा कि भाई देखते हैं कौन सा, थोड़ा तो आगे बताऊं। देखो भाई हमें मेरिट के आधार पर, जैसे कि एक आपको उदाहरण दूं फिर आप बताओगे मेरे को। जैसे कि मान लो एक महिला है, एक गर्ल्स है, वो भी मान लो एक लड़की है, महिला है, वो गांव में है, गांव में उसकी शादी वादी कर दी, फिर वो कह रही है कि मेरे को एक मौका दे देना, फिर मैं 3 के 13 कर दूं, नौकरी लगा के दिखा दूं इनको। तो भाई मान लो एक फीमेल है, एक मेल है। फीमेल है, उसको एक अवसर मिलना चाहिए, वो कहती है कि बस मेरे को एक अवसर दे दो, फिर मैं क्या कर दूंगी, 3 की 13 कर दूंगी। और मेल है, आदमी है, वो एकदम शहर में पढ़ रहा है एकदम अच्छे से, कोई चिंता फिक्र नहीं। मान लो इनका एक एग्जाम हुआ, दोनों का एक एग्जाम हुआ, फीमेल के नंबर आ गए 80, मेल के आ गए 90। अब बताओ आपको नौकरी है, फीमेल को देनी चाहिए, मेल को देनी चाहिए? ऑफ कोर्स आप कहोगे फीमेल को देनी चाहिए, 90 नंबर आए हैं भाई इसके। तो देखो अगर हम बात करें तो मान लो ये 100 बच्चों को पढ़ा रहा है, आगे ये भी मान लो 100 बच्चों को पढ़ा रहा है, ज्यादा अच्छे से कौन पढ़ाएगा? ऑफ कोर्स ये आदमी पढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे 90 नंबर आए हुए हैं भाई, ये थोड़ा सा वीकली पढ़ाएगी, इसके 80 नंबर आए हैं। बात देखते हैं भाई, ये फीमेल है, मेल है, ये आदमी है, ये 100 बच्चों को तो पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा, बाकी को किसको पढ़ाएगा? बाकी को किसको ही नहीं पढ़ाएंगे। औरत की बात करें तो भाई 100 बच्चों को ये यहाँ से तो पढ़ाएगी, और जिस गांव से ये बिलोंग करती है ना, वहां की सारी लड़कियों का, सारी महिलाओं का सिलेक्शन होगा। इसके साथ साथ हमें जो कि समाजवादी हैं, समाजवादी या हमारे पास है पीछे है समाज से जुड़े हुए हैं, समाज से कटे हुए नहीं है, ये कह रही है कि भाई इसका सिलेक्शन हो गया, जैसे कि गांव में देखते हैं कि भाई इस लड़की का सिलेक्शन हो गया तो मार लेगो भी तो उसके,
तो इसका मतलब है भाई इस 100 बच्चों के साथ साथ ये लड़की औरत है, ये अपने गांव वालों का भी सिलेक्शन ले गई साथ में। इसका अकेले क्या नहीं हुआ, गांव वाले में जितने भी महिलाएं हैं, औरत हैं या कोई लड़कियां वगैरह मान लो, सबकी गांव के सबका सिलेक्शन हो गया। इसके बदले में इसका सिलेक्शन हुआ तो फिर गांव वाले सोचेंगे मैं इसका सिलेक्शन हो गया, ये पास हो गई तो मारलिन भी शहर भेजो, वह भी पढ़ेगी, उसको भी सिलेक्शन हो उसका। तो इसके साथ साथ गांव वाली और भी महिलाओं का हुआ। इसकी बात करें तो ये तो भाई इसकी ये तो 100 बच्चों को पढ़ा रहा है, इसका मतलब हमें अपॉर्चुनिटी है वो अवसर के आधार पर देनी चाहिए, गुणवत्ता के आधार पर। ये आप सोचो। और फीमेल बल, इसका एक उदाहरण दो, एक ये तो मैंने पॉजिटिव ले लिया। नेगेटिव की बात करूं, जैसे कि मान लो ये महिला है, कोई भी मान लो गांव की छोरिया वगैरह, कोई भी मान लो, उसको मान लो किसी से प्रेम हो गया और भाग गए दोनों। वो कह रहे हैं भाई मेरे जो कि परिवार वाले से मुझे क्या लेना देना है, और मेरे पिता थोड़े से गुस्से में हैं, उनको मैं मना लूंगी। अरे भाई क्या बना लेगी तू, हमें जो कि समाजवाद से जुड़े हुए हैं, हमें जो कि हमारे पीछे समाज है, अगर तू भाग गई मान लो, तेरे गांव वाले कितनी छोरियां शहर में पढ़ रही, वो कहेंगे, उसके पिता कहेंगे ना भाई फलानिया की छोरी भाज गई तो हमारी छोरी ने भी वापिस है गांव में लियो, पढ़ ली बहुत है, वह भी फलानिया की तरह भाज जावेली। तो भाई हमें है जो कि अवसर के आधार पर, मेरिट के आधार पर, अपॉर्चुनिटी के आधार पर है आरक्षण है वो देना चाहिए। आप ऑफकोर्स कहोगे अवसर के आधार पर देना चाहिए। एक मैंने आपको पॉजिटिव उदाहरण दे दिया, एक नेगेटिव उदाहरण दे दिया। हमें जो कि समाज से है वो जुड़े हुए हैं, समाज से कटे हुए नहीं है, इसके आधार पर हमें जो कि अवसर के आधार पर आरक्षण देना चाहिए, मेरिट के आधार पर भी देना चाहिए। बात करूं मैं जो कि इसकी और डिटेल में बात करूं तो भाई हम इसका और डिटेल में जाएं तो राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में है 33% आरक्षण है वो महिलाओं को दिया हुआ है। जैसे आरएस की बात करूं तो आरएस में है, शुरुआत में है जो कि इसकी कट ऑफ जाती थी लगभग है फीमेल और मेल में लगभग 20-30% का फर्क होता था, कट ऑफ में इतना फर्क होता था 20-30 का। वर्तमान में कितना होता है, वर्तमान में होता है 3-4 का। अभी देख लो, अभी आरएस वाला एग्जाम देख लो, इसमें 3-4 का फर्क है, यानी कि धीरे धीरे है जो कि महिलाएं वो ऊपर उठ रही है, फीमेल ऊपर उठ रही है। आने वाले दिनों में है ऐसा ना हो जाए कि भाई लड़कों को कुछ आरक्षण दो, भाई लड़कियां तो आगे आ गई लेकिन लड़कों को आरक्षण दो। जैसे कि हम कोई भी एग्जाम सेंटर की बात करें, एग्जाम सेंटर की बात करूं तो उसमें है 75% लड़के होते हैं, 25% महिला होती हैं। अगर हम उसी एग्जाम की और रिजल्ट की बात करें तो रेशियो आता है 50-50 का, अनुपात 50-50 का आता है। वहां पे तो वो महिलाएं 25 थी, 25 का रेशियो आ रहा है बीच का, और रिजल्ट में 50-50 का आ रहा है। ये भी थोड़ा सा देख लो। और मैं आपको बात बताऊं तो एससी की बात करूं, एससी को है जो कि 15% आरक्षण दिया गया, एसटी को है जो कि 7.5 दिया गया। ये सेंटर के आधार पर दिया गया। राजस्थान में सिर्फ 33% है महिलाओं को, ये सेंटर के आधार पर है, सेंटर लेवल के आधार पर आरक्षण दिया गया। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी को दिया गया भाई 27% आरक्षण। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस को दिया गया 10% आरक्षण। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। फिर हम और बात करते हैं। ये तो भाई इसका मतलब है जो कि महिलाएं तो आगे जा रही हैं, ऑफ कोर्स आगे जा रही हैं। इसका और थोड़ा सा डिटेल में बात करूं, जैसे कि मान लो क्रीमी लेयर की बात करूं कि भाई सरकार कहती है कि हमें आरक्षण तो हम दे देंगे लेकिन किस आधार पे दे, हमें तो पता ही नहीं कि ओबीसी वो किसको कहे, एससी एसटी किसको कहे, ईडब्ल्यूएस वो किसको कहे। तो भाई चिंता ना करो, हम कर देंगे सबके सब। तो भाई इसके लिए एक नाम ले लिया क्रीमी लेयर। इसको तो कह दिया कि भाई एससी एसटी क्रीमी लेयर की थोड़ी सी बात बता दो आपको, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। थोड़ा सा आगे और चलो, देखो क्रीमी लेयर की बात करूं, पहले एससी एसटी की बात बता देती हूँ। एससी एसटी की बात करूं तो भाई एससी एसटी की गणना है डायरेक्ट है, वो केंद्र सरकार करती है। मतलब इसका केंद्र सरकार करती है, इसका मतलब कोई अनुमान तो निर्धारित होगा कि भाई इस बंदे को एसटी में रख सकते हैं। ऑफ कोर्स इसकी गणना है एक तो केंद्र सरकार करती है। और कौन कौन से, एक तो कहा कि भाई आपके पास है जो कि 8 बीघा से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए, 8 बीघा से ज्यादा है आपके पास है जमीन है वो नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास जो कि 1000 फीट से ऊंचा है आपके पास घर नहीं होना चाहिए, 1000 फीट से ऊंचा है आपके पास घर नहीं होना चाहिए। 8 लाख से ज्यादा आपकी है जो कि इनकम है वो नहीं होनी चाहिए प्रतिवर्ष की है, ये 8 लाख से ज्यादा आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए। इन बंदों को हम रख लेंगे एससी व एसटी में, ठीक है भाई।
ओबीसी और रह गए। ओबीसी को कहा, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को कहा नहीं भाई आप है हमारे ताबा नहीं आओगे, आपकी गणना है वो राज्य सरकार कर लेगी, अलग अलग राज्यों में अलग अलग है वो कर लेगी। ठीक है, इसका कैसे करेंगे? इसका करेगी भाई, इसका एक ही रूल है, आपको कह दिया कि बस 8 लाख आपके पास है प्रति वर्ष की इनकम होनी चाहिए बस। और वो क्षेत्र बीघा वाला की एक बात करूं, जैसे कि मान लो एक बंदा है जिसका घर है जयपुर में, उसकी जमीन है जयपुर में, एक बंदा है जिसका मान लो जैसलमेर में है, ठीक है, इसके पास जमीन है 25 बीघा, इसके पास जमीन है, इसके पास जमीन मान लो कि 8 बीघा मान लेते हैं, इसके पास जमीन है 25 बीघा। जयपुर में जमीन का भाग जो कि भाव है लगभग हम माने तो 25 लाख तो होगा ही होगा, 25 लाख तो होगा ही होगा, 25 लाख तो नहीं है तो मान लो 8 लाख ही मान लो। इसके पास कितने रुपए हो गए? 64 लाख या 10 लाख मान लो, 10 लाख मान लो, पैसे हो गए बंदे के पास 80 लाख। भाव तेज है भाई जयपुर में। जैसलमेर की बात करूं तो जैसलमेर में बीघा का पड़ता है 1 लाख, तो इनके पास कितने रुपए हो गए? 25 लाख। इस बंदे के पास 8 बीघा जमीन थी, 80 लाख रुपए आ गए, इसके पास 25 लाख जमीन जो कि 25 बीघा जमीन थी, पैसे कितने? 25 लाख। तो भाई इन्होंने कहा नहीं ये तो हम रूल लिख रखेंगे नहीं, हम तो डायरेक्ट रखेंगे कि भाई 8 लाख से ज्यादा आपके पास है जो कि प्रति वर्ष की आय है उसको ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में रख लेंगे। ठीक है, अब यही होता है भाई क्रीमी लेयर, यही होता है क्रीमी लेयर। फिर एक समिति बनाई गई, इंदिरा गांधी साहनी समिति, इंदिरा गांधी है साहनी समिति बनाई गई, उसके आधार पर कहा कि भाई कंफ्यूजन हो गई, हम आरक्षण किस किस को देना है बस ये बता दो। अब देखो भाई इसके लिए एक समिति बनाई गई, इंदिरा गांधी साहनी समिति, इसकी बात कर ले तो ये तो थोड़ी हमने चर्चा कर ली। एक समिति बनाई गई इंदिरा गांधी साहनी समिति 1992। इसके आधार पर क्या कहा गया? इसके आधार पर और देख लेते हैं। एक समिति बनी थी इंदिरा गांधी साहनी समिति, साहनी समिति 1992 में बनी थी। इसकी बात करते हैं। इन्होंने रूल दिया कि भाई एक तो आपने SC ST को है जो कि 15% और 7.5% आरक्षण दे रखा है, ये संवैधानिक नहीं, ये वैलिड नहीं है, तो ये अनवैलिड है, असंवैधानिक है। ये SC SC को हमने कितना दिया था? जो कि 15%, ST को हमने दिया था 7.5%। इन्होंने कहा कि भाई नहीं ये दोनों के दोनों है, असंवैधानिक है, वैलिड नहीं है। वैलिड किसको मानेंगे? ओबीसी को हमने जो 27% दिए ना इसको हम मानेंगे वैलिड, इसको मानेंगे संवैधानिक। ठीक है, और कुछ कहा इनको आरक्षण तो मिल रहा है लेकिन इनका है किनका भी हम जो कि पदोन्नति में आरक्षण तो करेंगे नहीं। मतलब कि मान लो एक व्यक्ति SC का, एक है SC का, ST SC, एक है ओबीसी का, एक है ईडब्ल्यूएस का। ओबीसी का मान लो, एक मान लो ईडब्ल्यूएस का, एक मान लो SC का। 4 प्रकार के व्यक्ति हैं, इन चारों का सिलेक्शन हो गया मान लो 3rd ग्रेड में या 2nd ग्रेड में, मान लो 2nd ग्रेड में, 2nd ग्रेड टीचर बन गए। अब आता है कि प्रमोशन किसका करें? SC का करें, ST का करें, ओबीसी का करें, ईडब्ल्यूएस का करें। तो भाई कहा इन दोनों का तो प्रमोशन वगैरह है जो कि करना ही नहीं, किसी का नहीं करना है। SC ST का है प्रमोशन, इसका कर दो, इन दोनों का है प्रमोशन है वो कर दो। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इनमें सबसे पहले है वो 1st ग्रेड टीचर है, वो कौन बनेगा? 1st ग्रेड टीचर कौन बनेगा? 1st ग्रेड टीचर कौन बनेगा इन चारों में से? इसका छोड़ दो, चलो इन दोनों को है जो कि पदोन्नति में आरक्षण मिल गया, और लिख लो भाई SC का भी लिख लो। इन चारों में से सबसे पहले 1st ग्रेड कौन बनेगा? देखो ये दो तो साथ में बन जाएंगे क्योंकि इनको तो क्या है, प्रमोशन का अधिकार है। इन दोनों की बात करें, इन दोनों को नहीं मिलेगा, ये बनेंगे भी तो साथ में ही बनेंगे, क्यों? क्योंकि इन दोनों को तो अधिकार ही नहीं है। ठीक है, फिर एक बार तो कह दिया कि भाई हाँ पदोन्नति में दे देंगे, लेकिन फिर 77वें संविधान संशोधन द्वारा कहा कि भाई किसी को भी पदोन्नति के मामले में आरक्षण है वो नहीं दिया जाएगा।
ये बात कही, ये बात है थोड़ी सी याद रख लेना। इंदिरा साहनी समिति में कहा कि भाई इसमें एससी को 15% है और एसटी को 7.5% है, वो असंवैधानिक है, वैलिड नहीं है, अनवैलिड है। ओबीसी को 27% है, वो संवैधानिक है। ये बात है, फटाफट से लिख लो, फिर और बात करते हैं। फिर एक वो वाला भी लिख लो आप कि 77वां संविधान संशोधन में कहा कि भाई पदोन्नति में आरक्षण है वो नहीं मिलेगा, पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा, आरक्षण नहीं। लिख लो इसको फटाफट से, फिर हम और आगे चलते हैं। ये बात कही गई थी जो कि इंदिरा गांधी साहनी समिति में ये बातें वो कही गई थी। ये हो गई। थोड़ा सा आगे और चलते हैं, थोड़ा सा आगे हम जो कि 16वीं का तीसरा हमने कर लिया, चौथे की बात करते हैं। चौथा नहीं, पांचवा। चौथा तो हमने कर लिया अभी, क्या कि चौथे की बात हम कर रहे थे कि भाई किसी का है पिछड़े वर्ग आयोग में नौकरी में किसी का पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं है तो उनको कुछ आरक्षण वगैरह है, कुछ विशेष प्रावधान दे दो। पांचवें में क्या कहा गया है? पांचवें में कहा गया है कि भाई कोई मान लो धार्मिक संस्था है, कोई धार्मिक संस्था है, उसी धर्म के व्यक्ति को कुछ आरक्षण, कुछ विशेष प्रावधान तो दो भाई। मान लो कोई हिंदू धर्म की कोई एक समिति मान लो, हिंदू धर्म की एक समिति मान लो, हिंदू धर्म की, और उसमें कह दिया कि भाई नहीं, इसमें है जो कि और धर्म के लोग हैं वो नहीं आ सकते, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई वो नहीं आ सकते, तो इसमें हिंदू धर्म है तो इनको कुछ विशेष अधिकार दे दो भाई, विशेष अधिकार दे दो ताकि इस संस्था में भर्ती हो जाए। और अगर मान लो एक समिति बना दी मैंने जैनों की, जैन की एक समिति बना दी, उसमें कहा नहीं भाई अब इसमें हिंदू नहीं आ सकते, तो इसमें जैन हो, जैनों की समिति है, जैन शामिल हो जाओ इसमें, और जैनों को शामिल नहीं होने दे तो उनको कुछ है जो कि अधिकार दे दो, कुछ इनमें गुणवत्ता नहीं है मान लो तो उनको कुछ विशेष अधिकार दे दो, फिर ही आ जाएंगे इस संस्था में। ठीक है, यानी कि स्पष्ट रूप से बात ये कह रहे हैं कि कोई भी जो कि धार्मिक संस्था हो उसमें उसी धर्म के लोगों को कुछ विशेष जो कि विशेष प्रावधान है वो दिए जा सकते हैं। 16 के चौथे में, पांचवें में ये बात कही गई है कि किसी भी धार्मिक संस्था में उसी धर्म के लोगों को कुछ विशेष प्रावधान है वो दिए जा सकते हैं, लोगों को कुछ विशेष प्रावधान दिए जा सकते हैं। दिए जा सकते हैं। आपको मेरी राइटिंग है जो कि थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन भाई मैं बार बार बोल रही हूँ कि धार्मिक संस्था उसी धर्म के लोगों को है कुछ विशेष प्रावधान है वो दिया जा सकता है। ये कह रहा है आर्टिकल 5वें में। छठे की बात और कर, छठे में ये कहा गया है कि भाई कुछ अल्पसंख्यक वर्ग है उसको कुछ विशेष जो कि प्रावधान है वो दे दो। 103वें संविधान संशोधन द्वारा ये बात है वो कही गई है। 103वें संविधान संशोधन द्वारा ये बात कही गई है कि भाई पिछड़े वर्ग आयोग है उनको कुछ, या अल्पसंख्यक वर्ग है, SC ST है, अनुसूचित जाति जनजाति को कुछ विशेष प्रावधान है वो दे दो। सीधी सी बात ये कह रहा है। तो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को कुछ विशेष प्रावधान दिए जाना चाहिए, विशेष प्रावधान दिए जाना चाहिए। ये हमारी बात है आर्टिकल 16। क्या क्या बात कही गई है? पहले में बात कही गई है कि लोक नियोजन के मामले में सबके साथ है जो कि समान व्यवहार है वो करना है। दूसरे में कहा गया कि भाई धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, वंश और जो कि निवास स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरे में कहा गया कि भाई संसद को यह अधिकार है कि कोई स्थानीय वर्ग की नौकरी है उसमें उसी क्षेत्र का निवास होना ये बाध्यकारी है वो कर सकते हैं। चौथे में कहा गया कि अल्पसंख्यक वर्ग जिनका नौकरी में पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं है उनको कुछ विशेष प्रावधान है वो दे दो। 77वें संविधान संशोधन द्वारा कहा गया है किसी को पदोन्नति के मामले में आरक्षण है वो नहीं मिलेगा। फिर हमने देखा 5वें में बात कही गई कि कोई धार्मिक संस्था है उसमें उसी धर्म के लोगों का होना है कुछ विशेष प्रावधान दिया जा सकता है। 6ठे में बात कही गई अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को कुछ विशेष प्रावधान है दे दो। ये 103वें संविधान संशोधन द्वारा ये बात है वो कही गई, संविधान संशोधन द्वारा ये बातें वो कही गई।
बस अब हम देख लेते हैं फटाफट से आर्टिकल 17वां भी देख लेते हैं इसके साथ साथ। तो चलो देखते हैं आर्टिकल 17वां। आर्टिकल 17वां में कौन सी बात कह रहे हैं, समझ में तो आ रहा है आपको। एक और देख लेते हैं आर्टिकल 17वां और कौन सी बातें कहते हैं, फिर 18वां हम देखेंगे कल। आर्टिकल 17वें की बात करूं तो आर्टिकल 17वां सीधी सीधी बात कहता है कि भाई किसी के साथ है अनटचेबिलिटी नहीं करनी है, छुआछूत नहीं करनी है, अस्पृश्यता है वो नहीं करनी है, सबका ये प्राइवेसी है। 17वें की बात करें तो कहता है कि भाई जो कि अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, इसको कर दो अंत, इसका कर दो समाप्त। अस्पृश्यता का अंत, बात सीधी सी ये कह रहे हैं, ठीक है। इसमें और कोई, हाँ कह रहा है कि भाई अगर आप किसी भी व्यक्ति के साथ अनटचेबिलिटी कर रहे हो, मान लो इसमें प्रावधान तो दिया ही नहीं करना है, किसी के साथ कर रहे हो तो आपको सजा मिलेगी। कितने महीने की, 6 महीने की आपको है जो कि कारावास मिलना। और कोई है, और भाई कहा कि आपके पास है जो कि विधानसभा और जो कि विधानसभा के चुनाव है आप नहीं लड़ सकते हो, ठीक है। यानी कि इसमें अस्पृश्यता का अंत है वो किया गया। लेकिन एक बात सुन लो कि संविधान में अस्पृश्यता की परिभाषा ही नहीं दी गई है कि भाई अस्पृश्यता है वो किसके साथ है वो नहीं करनी है, नहीं, संविधान में इसकी है वो परिभाषा नहीं है, संविधान में परिभाषा नहीं है। और कुछ और इसमें कहा कि भाई अगर आप किसी के साथ है अस्पृश्यता कर रहे हो तो इसमें आपकी 6 माह का कारावास, और आप है जो कि विधान मंडल या विधान परिषद से संबंधित चुनाव है वो नहीं, विधानसभा या विधान परिषद या विधान मंडल से संबंधित आप है जो कि चुनाव नहीं लड़ सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते हो। और कोई, और कहा है कोई अधिनियम वगैरह तो बनाया होगा, संविधान में तो नाम है नहीं तो भाई कोई कानून वगैरह तो बना होगा। हाँ एक बना था जिसका नाम है जो कि नागरिकता अधिनियम 1955, सॉरी नागरिकता अधिनियम, अस्पृश्यता अधिनियम 1955, अनटचेबिलिटी एक्ट 1955। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि भाई आप किसी भी बंदे के साथ छुआछूत है वो नहीं कर सकते हो, ठीक है। 1976 में इसका है जो कि संशोधन भी कर दिया, इसका नाम चेंज कर दिया गया, इसका नाम कर दिया गया नागरिकता संरक्षण अस्पृश्यता अधिनियम या अस्पृश्यता संरक्षण, अस्पृश्यता नागरिक संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम कब, 1976 में। बस छोटा सा आर्टिकल है 1900 जो कि 17वां आर्टिकल है कि अस्पृश्यता का अंत कर दो, आप किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत है वो नहीं कर सकते हो। और 6 माह का अगर आपने की तो आपको 6 महीने का कारावास, और आप विधानमंडल के चुनाव नहीं लड़ सकते हो। अस्पृश्यता का अधिनियम है वो 1955 में बनाया गया, इसी का संशोधन करके अस्पृश्यता नागरिक संरक्षण अधिनियम 1976 है वो लागू कर दिया। बस इतनी सी बात कही गई जो कि आर्टिकल 17 में। आज हम थोड़ा ही पढ़ पाए हैं लेकिन पढ़ा हमने अच्छे से। अगर आपको कोई भी इश्यू हो तो बता देना, मैं आपको कल है वो फिर से रिवाइज करवा दूंगी कि भाई ये वाला है नाम मेरे समझ में नहीं आया तो बता देना। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भाई फटाफट से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। हमने जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड ही हम जो कि क्वेश्चन वगैरह है वो कर रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, प्री वाले भी और मेंस वाले भी। तो फटाफट से आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाओ। टेलीग्राम की लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, कमेंट बॉक्स में पिन भी की हुई है। और भाई आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर लें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई होप आपको आज वाला अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, और किसी को नहीं आया तो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो जिसका आंसर मैं नेक्स्ट वाली क्लास में वो दे दूंगी। और मैंने आपको है मेरा बेसिक परिचय है वो दे ही दिया है। तो चलो भाई आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम, जय हिंद।